नमस्कार, मैं सोमेश कुमार। हमारे साथ में हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन जोशीला जी, आप बिहार के चुनाव में आए और आज छठ के पर्व के ऊपर आपको सबसे पहले तो छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप क्या कहना चाहेंगे, बिहार चुनाव में आपने क्या देखा और बिहार चुनाव में हरियाणा के प्रवासी मंत्री आए, किसका क्या रिपोर्ट कार्ड है, उसके बारे में आप बताएं। देखो, निश्चित रूप से छठ पर्व इस बिहार चुनाव डिक्लेयर होने के बाद हो रहा है। हर बिहार वासी में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और जिस तरह से छठ के पर्व का अपना एक महत्व है, उसी तरह से प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनका भी अपना एक विशेष महत्व है। बिहार में एक चीज तो हमने बिल्कुल देखने को मिली कि यहाँ जो कांग्रेस पार्टी जो देश में विपक्ष में सबसे बड़ा दल है, उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव इस बिहार में नहीं नजर आता। कहीं ना कहीं यहाँ मुख्य मुकाबला केवल जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है आरजेडी, जिसको तेजस्वी अभी फिलहाल लीड कर रहे हैं, वो वर्सेज जो बीजेपी और नीतीश कुमार, वहाँ दो ताकतें इकट्ठी लड़ रही हैं। हालांकि चिराग पासवान और भी कई नेता उनके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चेहरा है तेजस्वी यादव। कांग्रेस के नेताओं का कोई बहुत बड़ा प्रभाव इस इलाके में नहीं दिख रहा है। एक बहुत बड़ा फैक्टर बिहार में प्रशांत किशोर क्या कर पाते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो एक राजनीति में एक बहुत बड़े जो है स्ट्रेटेजी बनाने वालों के तौर पर जाने जाते हैं और उन्होंने सीधा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, पार्टी के लिए मेहनत की। उसका क्या रिजल्ट जनता देती है वो भी जो है आने वाली 14 तारीख को पता चलेगा। एक विशेष बात ये भी है बिहार चुनाव की कि 14 तारीख को जो बाल दिवस मनाया जाता है, जिस दिन ये चुनाव परिणाम आएगा, उस दिन किसकी लुटिया डूबेगी और कौन यहाँ सत्ता का सरताज बनेगा। बिहार का ये चुनाव ना केवल बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदलेगा, बल्कि पूरे भारत देश में एक नया मैसेज आएगा। अगर यहाँ से इन हालातों और इन परिस्थितियों में एनडीए सरकार बना लेती है तो मोदी का जो विजय रथ है वो 2029 में भी बड़ी तेजी से चल सकता है, जिसने 3 बार लगातार जीती। और अगर यहाँ तेजस्वी ने कोई नया गुण खिला दिया तो जो इंडिया अलायंस के दल हैं उनमें कहीं ना कहीं एक एनर्जी आएगी। जहां तक सवाल है हरियाणा प्रदेश से जो नेता आए हुए हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। बीजेपी ने हरियाणा के अपने सबसे बड़े नेता, जो पार्टी के जो है मुख्यमंत्री हैं भारत हरियाणा के, नायब सैनी से लेकर के प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं के यहाँ ड्यूटियां लगाई है, जिसमें चाहे वर्तमान मंत्री हो, चाहे वर्तमान विधायक हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, सबको यहाँ जो है अलग अलग हल्का वाइज जिम्मेदारी दी है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने कोई बड़ा चेहरा हरियाणा प्रदेश से इस इलाके में नहीं उतारा है। वो ये दर्शा रहा है कि हरियाणा प्रदेश के जो कांग्रेसी हैं उनका बिहार में कहीं कोई उपयोग पार्टी के नजरिए से नहीं दिख रहा है। अपने आप में हरियाणा के कांग्रेसियों के लिए बड़ा सोचने और समझने का विषय है कि पार्टी का आलाकमान आपको किस नजरिए से देख रहा है। जहां तक सवाल है हरियाणा से आने वाले नेताओं का, उनमें जैसा आपने भी बताया कि ओम प्रकाश यादव है जो अभी नारनौल के विधायक हैं लगातार तीसरी बार और मंत्री रहे हैं, और इसके साथ साथ चूंकि ये यादव बाहुल्य इलाका है, वो यादव सभा के भी प्रधान हैं। निश्चित रूप से कोई ना कोई उनका असर होगा, तभी पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है, और ना केवल पहली बार बल्कि उनको बार बार जिम्मेदारी पार्टी दे रही है। जो ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है। उनको एक एक आदमी का ये पता है कि किस आदमी की कहाँ ड्यूटी लगाने से हमें फायदा मिल सकता है, जबकि कांग्रेस उसके नजदीक पर भी नहीं है। और वही कारण है कि पिछले 11 साल से कांग्रेस हरियाणा में भी विपक्ष में है, केंद्र में भी विपक्ष में, और अब तो खुद कांग्रेस ही भी बहुत से लोगों का जो है उत्साह डाउन हो चुका है। वो भी ये मानने लग गए भाई अब मुश्किल लग रहा है। और बिहार में भी वही हालात कांग्रेस की है। और कांग्रेस के लिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जहां भी कांग्रेस 3 बार हार गई, वहां फिर दोबारा आना उसके लिए बड़ी टेढ़ी की आ ही नहीं पाती। हरियाणा में भी वही पोजीशन में जा रही है। बिहार में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस तो जो एक क्षेत्रीय दल है उसके लेवल पर आ गई बिहार। अब जिस प्रकार से ओम प्रकाश यादव जी का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े आगरा विधानसभा क्षेत्र के
टफ इलाके में ड्यूटी आगरा लगाई लोकसभा। आगरा लोकसभा के अंदर, सातों विधानसभाओं के अंदर जिस प्रकार से विजयी करवा करके आए पार्टी को, इसी प्रकार से बादली के अंदर भी कांग्रेस का बहुत ताकतवर प्रत्याशी था और वो हार गए वहां पर, और बीजेपी वहां पे विजयी हुई, जी। दिल्ली के अंदर ड्यूटी लगाई। या चाहे आप नारनौल के विधानसभा क्षेत्र की बात करें, और खुद का चुनाव तो लड़ ही रहे थे, साथ में आरती राव के चुनाव को भी देख रहे थे, संभाल रहे थे। तो ऐसा क्या है ओम प्रकाश यादव जी के पास की जादू की छड़ी की वो जहां जाते हैं वहीं विजयी पा करके आते हैं? मैं ओम प्रकाश यादव के बारे में एक बड़ी बात बता देता हूँ जी जिसका बहुत कम लोगों को उनके दिमाग में होगी। जी अहिरवाल में चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे रेवाड़ी का इलाका हो, चाहे गुरुग्राम हो, गुड़गांव, और चाहे साथ लगता दादरी जिला, जो अहिरवाल की बेल्ट है, ओम प्रकाश यादव इकलौते वो नेता हैं जिन्होंने लगातार 3 चुनाव 2014, 19 और 24 का एक ही पार्टी की टिकट पर लगातार जीते हैं। वरना आप नजर मार के देखो, चाहे महेंद्रगढ़ के चारों हल्के हों, चाहे रेवाड़ी के तीनों हल्के हों, और चाहे दादरी के दोनों हल्के हों, पूरे अहिरवाड़ में राव इंद्रजीत का अपना एक प्रभाव है, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता है, वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में उनकी गिनती होती है। उसके बाद अगर इस अहिरवाल में कोई ऐसा नेता जिसका अपने आप में एक जनाधार हो और जो लगातार जीत की गारंटी हो, तो वो ओम प्रकाश यादव है। वरना तो कईयों का क्या है कि 2 बार जीत के अगली बार क्या आपका टिकट कटती है, किसी के 2 बार जीत के तीसरा चुनाव हार गया, लेकिन इनको 3 बार लगातार टिकट मिली और तीनों बार जीते। ये अपने आप में एक गजब रिकॉर्ड है। और ना केवल ये, बल्कि हरियाणा के जो 90 विधायक हैं, उन 90 विधायकों में भी चुनिंदा ऐसे विधायक हैं प्रदेश की विधानसभा में, बिल्कुल उंगलियों पर जिनको हम गिन सकते हैं, जो 3 बार लगातार जीते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, उनको ये सोचना चाहिए कि आपकी टिकट पर जो शख्स 3 बार लगातार जीते हो, वो कितने का आदमी, उनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। और जब वो जीत की गारंटी है, उनको खुद को टिकट देते हैं तो जीतते हैं, दूसरे जहां उनको जिताने के लिए भेजा जाता वहां भी वो जितवा देते हैं। तो ऐसे आदमी का तो सदुपयोग करना चाहिए। जी जी, जिस प्रकार से दूसरी तरफ यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हरियाणा के दूसरे कद्दावर मंत्री कृष्ण बेदी को, सामाजिक न्याय मंत्री हैं वो भी मौजूदा, उनको भेजा गया है। उनके यहाँ भेजने से कितना प्रभाव आप मानते हैं कि समस्तीपुर विधानसभा के जितने 2 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी ड्यूटी लगाई है पार्टी संगठन ने, वो कितना कारगर वहां साबित होंगे आपकी नजर में? उनकी क्या रिपोर्ट है? देखो ऐसा है, जिस प्रकार से ओम प्रकाश यादव को एक पंचायती मंत्री के तौर पर जाना जाता जी, उसी तरह से अब की सरकार में कृष्ण बेदी एक पंचायती मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। जी, जहां कहीं भी कोई भी मामला हो जाए, जी, तुरंत प्रदेश की बीजेपी हो और चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी तुरंत प्रभाव से ड्यूटी लगाते हैं, क्योंकि उनके पास 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पार्टी संगठन में वो प्रदेश के महामंत्री हैं, प्रदेश की सरकार में वो मंत्री हैं। और कृष्ण बेदी का भी एक ऐसा है कि वो जिससे मिलते हैं उसी को अपना बना करके चलते हैं। जी, बिहार चुनाव में जिस ढंग से उनकी ड्यूटी लगाई, एक और बड़ी गजब बात है कि हरियाणा के जो बाकी नेता हैं ज्यादातर, उनको तो एक हल्के की ड्यूटी दी है, कृष्ण बेदी को 2 हल्कों की ड्यूटियां दे रखी है। तो वो दर्शा रहा है कि कृष्ण बेदी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी सही ढंग से कर रही है। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, और एक बहुत जरूरी बात भी है कि हरियाणा की 2024 की जो सरकार आई, वो जो जींद में डीएससी समाज की एक रैली हुई, जिसने कई सीटों पर परिणाम बदलने का काम किया, उसमें कहीं ना कहीं कृष्ण बेदी का अपना एक विशेष नाम रहा। और डीएससी समाज में आज तक के हरियाणा के इतिहास में वो सबसे चमकता हुआ सितारा दिख रहा है, जिनका भविष्य, राजनीतिक जो भविष्य, वो कहीं ना कहीं उज्जवल दिख रहा है। और बड़ी गजब बात उनकी ये भी है कि भले ही वो चुनाव हार गए पिछला, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने उनका सदुपयोग करते हुए उनको मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार लगाया, उससे पहले उनको मंत्री बनाया, और इस बार फिर उनको मंत्री बनाया। यानी पिछले 11 साल से वो लगातार चौधर में है। और एक ग्राउंड जीरो से उठ करके जो आदमी एक बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता से लेकर के, और आज हरियाणा प्रदेश को इकलौते वो नेता हैं जो पार्टी संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी में है और सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारी में। दूसरा एक और बड़ा अहम विषय कि हरियाणा के सबसे युवा मंत्री हैं और खेल
विभाग और कानून विभाग के मंत्री हैं जी। गौरव गौतम जी, जी। उनकी भी बिहार के दरभंगा जिले में ड्यूटी लगाई गई है पार्टी संगठन के द्वारा। उनका आप क्या मानते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड आपकी नजर में क्या है, वो कितना प्रभाव बिहार की जनता में आम चुनाव में अपना दिखा पाएंगे? देखो, गौरव गौतम को बिहार में पार्टी समय समय पर पहले भी जिम्मेदारी दे चुकी जी उनको युवा मोर्चे में भी यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई जी और गौरव गौतम हरियाणा के एक ऐसे नेता हैं जी जिन्होंने बहुत कम उम्र में जी राजनीति के उन मुकामों को छुआ जो बहुत कम लोग छू पाए। जी पहले डॉक्टर अनिल जैन जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी रहे, जी उनके साथ उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया। जी उसके बाद बीजेपी के जो और सीनियर नेता हैं, जी उनके साथ भी उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया। जी अब 2024 के चुनाव में गौरव गौतम को उन दीपक मंगला की टिकट काट करके टिकट दी गई जिन दीपक मंगला को किसी समय मुख्यमंत्री का दावेदार तक भी माना जाता है, जी जिनको प्रदेश अध्यक्ष का दावेदार माना जाता जी है, और उनकी टिकट काट करके पहले तो उनको टिकट दी। जी वो टिकट मिलने के बाद जी दीपक मंगला ने उन करण सिंह दलाल को चुनाव हराया जी जो कई बार के विधायक, मंत्री और उस इलाके के बड़े प्रभावशाली नेताओं में रहे। जी करण सिंह दलाल का इतना बड़ा प्रभाव कांग्रेस में रहा जी। कि बिना टिकट डिक्लेयर किए उन्होंने जो नॉमिनेशन भर दिया, वे मेरी तो फाइनल है टिकट, हाँ और उस आदमी को उन्होंने चुनाव हराया। उसके बाद जब से उनको खेल और युवा मामलों का मंत्री बनाया है, तब से निरंतर हरियाणा प्रदेश में वो खेलों को और युवाओं के उत्थान के लिए लगातार जुटे रहे। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि गौरव गौतम हो और चाहे कृष्ण बेदी हो, चाहे ओम प्रकाश यादव हो, इन तीनों का सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को करना चाहिए। ये बहुत बड़ा छठ के पर्व के ऊपर आज हमारे राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन जोशीला जी के द्वारा ये जो बिहार के आम चुनाव के ऊपर जो बात कही गई है, ये बहुत ही सटीक बात कही गई है।